हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है जेई एक्सप्रेस सीरीज का। जो लोग चैनल पे नए हैं, उनको बता दो यार कि ये सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की जेई की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रिलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट में थ्योरी डिस्कस करते हैं और सेकंड पार्ट में हम उससे रिलेटेड एरोडो के क्वेश्चन करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए एक ये सीरीज ओवरव्यू, और इसके अलावा जो लोग नए हैं उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन। वैसे जो लोग पहले से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम आएंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह पर, और फिर उससे ही हम आगे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी पर, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पहले डिफाइन करना जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। तो एनर्जी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और आज हम दोनों को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी से। और यहीं से आगे फिर तुम्हारा आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सॉल्व होते हैं। तो वो हो जाएगा तो हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी हम क्वेश्चन थोड़े कम कर पा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम एक बार कर लेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एरोडो के भी मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे वर्क एनर्जी थ्योरम पर ही तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, तो उसकी जब वो मूव कर रहा होगा तो उसकी वजह से वो एक एनर्जी को पोजेस करेगा। उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वैसे ये डेफिनेशन तुमने 9 10 में भी सुनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी वही एनर्जी होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से होती है। तो लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है। तो कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी को तुम लिख सकते हो सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। जिसमें से ये जो तुम्हारा एम है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और ये जो वी है, ये तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा, या स्पीड बोलना चाहिए, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर। तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, ये तुमने डिफाइन कर लिया फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। बट सपोज एक रिजिड बॉडी है ना, तो उसके लिए कैसे डिफाइन करोगे? तो फॉर अ रिजिड बॉडी तुम कह सकते हो कि डिफरेंट, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है ना, तो इसमें छोटे छोटे से डिफरेंट मास एलिमेंट्स होंगे। सपोज एक मैंने ये ले लिया डीएम टाइप का। ऐसे एक हर एक पॉइंट पर डिफरेंट एक मास एलिमेंट होगा और उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। तो तुम एक डीके डिफाइन कर सकते हो, जो कि होगी तुम्हारी हाफ डी एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब क्योंकि रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ही ये होती है कि उसकी हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। मतलब उन दोनों, उस बॉडी के कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में ना वेलोसिटी सेपरेशन होगा ना वेलोसिटी अप्रोच होगा। और इसकी बात अभी हम आगे जब रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो करेंगे। तो अभी तुम्हें इतना पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम देख सकते हो ना कि रिजिड बॉडी में अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी सेपरेशन हो गया, तो या तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, या तो टूट जाएगी, या फिर कंप्रेस हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो वो तो होता नहीं है। तो इसलिए कोई वेलोसिटी सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं होता है। तो इसलिए तुम इसमें सीधे सीधे हाफ डी एम वी स्क्वायर, वरना तुम डी एम डी वी करके लिखते, क्योंकि फिर हर पॉइंट की वेलोसिटी भी डिफरेंट हो सकती थी ना। बट अभी हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है और वो वी है, तो इसलिए हमने इस तरीके से लिख लिया। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जैसे लिख सकते हो हाफ डी एम वी स्क्वायर। अब इसके बाद इंटीग्रेट तुम कर ही लोगे। ठीक है। मतलब बेसिकली हाफ वी स्क्वायर बाई टू बाहर आ जाएगा, फिर डीएम केवल अंदर बचेगा, मास को इंटीग्रेट कर देना, तो काइनेटिक एनर्जी तुम रिजिड बॉडी के दे सकते हो। ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। अब एक बार ध्यान से देखो, जो काइनेटिक एनर्जी, मैं के से लिखूंगा इसको पूरे टाइम क्योंकि के ही लिखना कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब ये बताओ कि मास जो है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमेशा ग्रेटर देन, या मास जीरो हो सकता है, वैसे तो प्रैक्टिकली जीरो भी हो सकता है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और वेलोसिटी भी तुम्हारी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, वी स्क्वायर बेसिकली पूरा टर्म ले रहा है। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर, अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो ये जीरो हो जाएगा। अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कि स्क्वायर क्वांटिटी है। अगर स्पीड, सॉरी, हाँ, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव।
ठीक है भाई। एक चीज और, फिर से देखो, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ एम वी स्क्वायर। तो सपोज एक पार्टिकल है, ये ये एक रोड है इस तरीके की, इस पर ये 5 की स्पीड से, मैं इस तरफ को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, तो 5 की स्पीड से ये राइट साइड की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। सपोज हम लोग कोई फ्रेम ले लिया इस तरीके से एक्स वाई करके, तो एक्स डायरेक्शन में ये 5 की स्पीड से चला जा रहा है, ठीक है। और इसका मास मैंने बोल दिया सपोज कुछ 10 kg, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जर्वर है जो ये रोड के साइड पे ऐसे खड़ा है, अगर मैं इससे पूछूं फर्स्ट ऑब्जर्वर से कि इस पार्टिकल की, जो पर्पल कलर से मैंने बना रखा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो ये बोलेगा काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, मास इसका है 10, और वेलोसिटी इसके लिए होगी 5 राइट साइड में, सॉरी वेलोसिटी 5 राइट साइड में, तो स्पीड 5 होगी इसके लिए। तो सिंपली ये बोल देगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, अपने आप कैलकुलेट कर लेना, 5 5 25 और इंटू 5 125, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी इसके हिसाब से। बट अब सपोज एक और ऑब्जर्वर है जो, सपोज यहाँ पर इसी रोड पर है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, एक मिनट यार, थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी। सपोज ये एक और ऑब्जर्वर है जो कि इधर ही जा रहा है, और अब इसकी भी स्पीड 5 है, ठीक है, इसकी भी स्पीड 5 है, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया सेकंड ऑब्जर्वर। अगर मैं इससे पूछूंगा भाई कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ये बोलेगा हाफ, मास कितना था 10, और इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अगर मैं इस ऑब्जर्वर के फ्रेम से देखूं, तो अब दोनों ही 5 से राइट की साइड जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, तो इसको मैं लिख दूंगा 0 का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से उस पार्टिकल की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। जैसे वर्क तुम्हारा फ्रेम डिपेंडेंट था, काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारा फ्रेम डिपेंडेंट होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होती है, और क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होती है, तो हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट वेलोसिटी होगी, तो हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में इतना ही है, ठीक है। और इसका यूज हमें आगे आएगा, अब जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पर आएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हेडिंग कर सकते हो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलो, ठीक है। तो देखो, सिंपल इसकी एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। सपोज ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये है एक पॉइंट बी। अब यहाँ से ए से बी या तो मैं ऐसे डायरेक्ट गया, पहली पॉसिबिलिटी, जो एक पहला बात है। दूसरा है कि मैं कुछ ऐसे घूम फिर के गया यहाँ से, ऐसे, लेकिन पहुंचा बी पर ही, ठीक है। और तीसरी है कि मैं कुछ इस तरीके से गया, इस पाथ से। तो मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ हो सकते हैं ना ए से बी जाने के, ठीक है। और अगर मुझे ए से बी एक पार्टिकल को लेके जाना है, तो कोई फोर्स हमें उसको देनी पड़ेगी, उस फोर्स का कुछ वर्क डन होगा। तो ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फोर्स, अगर अगर यहाँ से वहां, मतलब ए से बी जाने में हमने कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करा है केवल, तो इस पाथ से जाऊं या इस पाथ से जाऊं या इस पाथ से जाऊं, 1 2 3 किसी से भी मैं जाऊं, तीनों ही केसेस में तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। और यही कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स अब हम आगे देखेंगे कितनी टाइप की होती है, कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव है, और उसी के बारे में हम आगे पूरी बात करने वाले हैं। तो पहले कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से हमने उस पार्टिकल को मूव किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच, तो मैं किसी भी पाथ से ले जाऊं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना। मैं ऐसा कुछ घूम करके यहाँ से ऐसे 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 इस तरीके से यहाँ जा सकता हूँ। किसी भी पाथ से जाऊं, वर्क डन सेम होगा। और इसी में एक पॉइंट और आ जाता है, अभी उसको आगे हम देखेंगे, कि अगर मैं सपोज इस तरीके से पूरा घूम फिर के आया, और आकर के वापस ए पर रुक गया, तो क्या मैंने कोई वर्क किया? तो वैसे तो कहोगे वर्क किया, बट फिजिक्स की भाषा में हमने कोई वर्क डन नहीं किया। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स केवल हमारे ऊपर लग रहा था, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था, तो हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो वर्क डन 0 हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो अभी हम उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी केवल इतना समझ लो कि कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है, तो इसको लिख लो एक बार। देखो, फॉर ऑल सच
पॉसिबल पाथ्स फॉर विच इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, फॉर विच इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम इफ फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव, इफ, अच्छा एक फोर्स जरूरी नहीं है, तीन चार कंजर्वेटिव फोर्स हो तो भी बात सेम ही है, ठीक है। अगर सारी कंजर्वेटिव है तो हम कह सकते हैं कि ए से बी का जो वर्क डन है वो सेम ही होगा। सपोज इस बात से हमने कोई फोर्स F1 लगाया है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो F1 का जो वर्क डन होगा, और इस बात से मैंने कोई फोर्स F2 लगाया जो कि कंजर्वेटिव है, तो दोनों का वर्क डन सेम होगा, क्योंकि अगर दोनों कंजर्वेटिव है तो, क्योंकि ए और बी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, और वो इस बात के लिए भी, इस बात के लिए भी, और इस बात के लिए भी सेम है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस भी हो सकती है, जैसे तीन चार फोर्सेस मिला करके भी अगर चारों कंजर्वेटिव है तो हम कह सकते हैं कि चारों का जो नेट वर्क डन होगा वो ए से बी के लिए जो होगा वो सेम होगा, चाहे मैं किसी भी पाथ से जाऊं, ठीक है। तो लिखते हैं इफ फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव, इफ फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव, then their work is path independent, then their, यही कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन होती है, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, okay, and it only depends on initial and final positions, and it only depends on initial and final positions। तो वही बात है कि सपोज वन से, सॉरी, ए से बी जाने में तीनों पाथ से, वन टू थ्री से जो हमारा वर्क डन है, सपोज इस पाथ से हमारा वर्क डन है W1, इस पाथ से हमारा वर्क डन हुआ W2, इस पाथ से हमारा वर्क डन हुआ W3, और इन तीनों ही पाथ से जो हमने वर्क डन किया है, फोर्सेस जो इन्वॉल्व है वो सारी कंजर्वेटिव है, तो हमें किस कह सकते हैं कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, ठीक है। तो लिख सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस never depends on path, never depends on path which is followed by the particle, which is followed by the particle, and depends on initial and final positions, it depends on initial and final positions, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो है वो हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर ही जो है तुम्हारा डिपेंड करता है। अब एक बात मैंने बोली थी कि अगर हम ए से चले और घूम फिर करके ए पर ही आ गए तो वर्क डन जीरो होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस for closed loop is always zero, for closed loop is always zero, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट पी से चला और घूम फिर के वापस पी पर ही आ गया इस तरीके से, तो इस पूरे पाथ के लिए जो हमारा एफ डॉट डी आर यानी कि वर्क डन होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि इनिशियल से फाइनल डी आर तुम्हारा जीरो हो गया बेसिकली, यहाँ से चले थे वो घूम फिर के वहीं आ गए, तो तुम्हारा वर्क डन जीरो, ठीक है। आप लिख सकते हो कांस्टेंट फोर्सेस
आर जनरली कंजर्वेटिव। अच्छा, कांस्टेंट फोर्सेस का मतलब ऐसी फोर्सेस नहीं कि जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना फोर्स वेक्टर है। तो जो तुम्हारा कांस्टेंट फोर्सेस है, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम है, तो ऐसी फोर्सेस तुम्हारे दिमाग में कौन कौन सी आती है, जरा सोचो एक बार, जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम है। एक तो तुम्हारा वेट हो गया, किसी भी पार्टिकल पर लग रहा होगा, बस केवल उसके मास पर डिपेंड करता है। तो अगर एक सर्टेन पार्टिकल मैंने पकड़ लिया, तो वो हमेशा क्या कहते हैं, डाउनवर्ड्स ही लगता है, डायरेक्शन से। और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फॉर द बॉडी सेम होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हर बॉडी के लिए 9.8 है। और उससे मास को मल्टीप्लाई कर दो, तो पार्टिकल कहीं पर भी हो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो इसलिए वो भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आओ देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली तीन ही टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, जनरली तो लिख सकते हो, जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि हमें देखने हैं। ठीक है, जिसमें से एक जो है वो हम ट्वेल्थ में देखते हैं, मतलब जो तुम्हारा ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर तुम इस सीरीज से फॉलो कर रहे हो तो वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। मैंने तुम्हें वहाँ बोला था कि वर्क एनर्जी पावर अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं आ भी नहीं तो मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया था, फिर मैंने बोला था अभी यहाँ समझ लो, फिर वर्क एनर्जी पावर के बाद तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो वो था तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पर हमने बात करी थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है तुम्हारी, वो भी एक तरह की कंजर्वेटिव फोर्स होती है, मैंने वहां पर बोला था, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और इसीलिए इस पर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाते हैं। तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी पर आएंगे। और हम हर तरह की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तीनों डिफाइन करेंगे। तो तीन टाइप्स ऑफ फोर्स मैंने नाम ले ही लिए। जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस, थ्री टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो लिख लो उनको। अब समझ में आ ही गया होगा, मैंने नाम तो तीनों के ले ही लिए, तो लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, पहली है तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो कि होती है तुम्हारी किसके बराबर, एम जी बार, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। सेकेंड है तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका हमने पूरा जो है पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर किया हुआ है। नहीं किया तो उसको जाके वहां देख लेना, बाकी यार तुम्हें पता होगा। और इसका मैग्नीट्यूड होता है कितना, क्यू ई बार। ई बार क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, और तीसरा है तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, यानी कि इलास्टिक फोर्स भी तुम इसको बोल सकते हो, मैं यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लिख दे रहा हूँ। ये होती है एफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस की एच, यानी कि कंप्रेशन अगर किया है तो बाहर की तरफ होगी, एलोंगेशन किया है तो अंदर की तरफ होगी, सेम पोजीशन पे लाना चाहेंगे। एनएलएम में हम इसकी बात कर चुके हैं। तो अब उसका एनर्जी वाला पार्ट मैंने तुम्हें बोला भी था कि हम वर्क एनर्जी पावर में कवर करेंगे, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक। अब एक चीज और, इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, कभी कभी पूछ लेता सीधे कि कंजर्वेटिव है कि नहीं बताओ। तो इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, देन डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो डेल क्रॉस एफ जीरो होगा। अब तुम बोल रहे होगे कि ये डेल क्या है, तो ये एक तरह का ऑपरेटर है। ठीक है, लिख देता हूँ डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली डेल ऑपरेटर जो तुम्हारा होता है वो होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अच्छा, तुम सोच रहे हो ये डेल डेल क्या लिख रहे हैं, है ना। तो बेसिकली देखो, डेल ऑपरेटर ये अगर तुम्हें नहीं पता तो ये जो डेल बाई डेल एक्स हम लिख रहे हैं, सपोज अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए बार इक्वल टू 2xy आई कैप प्लस 2y स्क्वायर एक्स जे कैप, सपोज इस टाइप का हमारे पास कोई, प्लस 2z जे कैप, या कुछ और लिख लेता हूँ 2xz जे कैप। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास कोई एक वेक्टर है। तो अगर मैं इसका डेल बाई डेल ए बाई डेल एक्स लिखूं, चलो वेक्टर छोड़ो, मैं इसको ऐसे करता हूँ। सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसको मैंने ऐसे लिख रखा है 2xy, सपोज कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको ऐसे बोल देता हूँ
वेक्टर तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वेक्टर का सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि 2xy है। अब इस पे एफ एक्स नहीं बोलना चाहिए मेरे को, ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो जो है, जो फंक्शन है तुम्हारा ये एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स लिखना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है कि डी बाई डी एक्स मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन है ऑफ एफ, या ऐसे बोल सकते हो डी एफ बाई डी एक्स, ट्रीटिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कॉन्स्टेंट्स, ट्रीटिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। चलो मैं दिखाता हूँ। सपोज 2xy z² ऐसा कर दिया उसने, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। तो अब इसके लिए अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स लिखूंगा इस वाले फंक्शन के लिए, तो मैंने क्या बोला कि मैं केवल x को वेरिएबल मानूंगा, y z को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, हालांकि वो भी है वेरिएबल। बट डेल लिख रहा हूँ मैं, डी एफ बाई डी एक्स लिख रहा होता तो फिर दिक्कत हो जाती। बट डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब कि मैंने y और z को कांस्टेंट मान लिया। तो y और z को कांस्टेंट मान लिया तो मैं 2yz² माइनस बाहर निकाल दूंगा डिफरेंशिएशन से, क्योंकि डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। और अंदर बचेगा dx बाई dx, है ना। तो मतलब x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो 2yz² हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही बोलूँ डेल एफ बाई डेल वाई लिखने को, डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। खुद ट्राई करो वैसे, अब लिख लोगे तो मतलब x और z को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो 2xz² तो वैसे का वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएट होता है नहीं, ये हो गया। और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ डेल एफ बाई डेल जेड लिख ले ठीक है। तो अब फिर वही 2xy को कांस्टेंट कर लिया, z² का डिफरेंशिएशन 2z हो जाएगा, ऐसे लिखता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 4xyz, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अगर डेल बाय डेल एक्स बोला है तो मतलब बाकी सबको कांस्टेंट करके बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट करके केवल एक्स को वेरिएबल मानो, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक चीज बोली कि कोई अगर तुम्हारी फोर्स कंजर्वेटिव है तो डेल क्रॉस एफ जीरो होगा, और डेल का मतलब है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड डेल बाय जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। अब तुम्हें इसमें डाउट हो रहा होगा कि ये मतलब डेल क्रॉस एफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर इस कितने भी क्वेश्चन तुम्हें आ जाए तुम कर लोगे। तो क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। तुम्हारे पास एक फोर्स है, जो मैं पहले वेक्टर लिख रहा था ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू करा देता हूँ, ठीक है। तो फोर्स है तुम्हारी 2xy आई कैप, ठीक है। ऐसी हो सकती है, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है, इसका आई कंपोनेंट भी एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। प्लस x² जे कैप, ठीक है। टू डी फोर्स लेते हैं, चलो थर्ड प्लस जीरो के कैप, मतलब के कैप पे नहीं है। तो बताओ, चेक इफ इट इज कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिव है या नहीं है ये बताओ, ठीक है। तो क्या करोगे इसमें, ठीक है। फॉर कंजर्वेटिव हम क्या सकते हैं, फॉर कंजर्वेटिव डेल क्रॉस एफ जीरो होना चाहिए। और डेल क्या था, जैसा कि मैंने तो बताया, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। तो डेल क्रॉस एफ लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं भाई, डिटर्मिनेंट बनाओ, वेक्टर्स में हमने देखा था इस तरीके से, आई कैप जे कैप के कैप, डेल लिखो, आई कैप के साथ है डेल बाय डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स, इसके साथ है डेल बाय डेल वाई, और इसके साथ है डेल बाय डेल जेड, ठीक है। और फोर्स लिखो फिर 2xy, जे के साथ है x² और इसके साथ है जीरो, ठीक है। अब इसको खोलो भाई, तो आई कैप के साथ आएगा तुम्हारा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ x², ठीक है। इसको लिखो, डेल बाय डेल वाई ऑफ जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ x²। ये आया तुम्हारा आई कैप के साथ। फिर जे कैप के साथ लिखेंगे माइनस जे कैप, अंदर लिखो, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ 2xy, तो लिखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ, इसके अंदर क्या आएगा भाई, 2xy, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा यार, इसमें कुछ खास नहीं है। और ठीक है, के कैप के साथ प्लस के कैप डिटर्मिनेंट खोलना है, वेक्टर में बहुत किया ये। के कैप के साथ खोलेंगे तो ये गया, ये गया, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ 2xy, ठीक है। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² और माइनस डेल बाय डेल एफ डेल बाय डेल वाई ऑफ x²। तो ये हमने लिख लिया। अब देखते हैं भाई, ठीक है, एक एक करके।
तो डेल बाई ऑफ जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, खत्म। अब डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने जैसे तुम्हें बताया था, यहाँ पे जेड है नहीं, तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि डेल बाई डेल जेड लिख रहे हैं तो एक्स वाई कांस्टेंट है। तो एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगेन जीरो। यहाँ पर भी जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। यहाँ पर एक्स वाई दोनों कांस्टेंट है, जेड का टर्म है नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि हम डेल बाई डेल जेड कर रहे हैं। डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ प्लस के कैप करके लिख रहा हूँ, क्योंकि आई कैप और जे कैप के साथ तो जीरो ही हो गया टोटल टोटल, केवल के कैप बच रहा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे करना है, टू एक्स माइनस, इसमें क्या करोगे, तुम्हारा टू एक्स कॉन्स्टेंट है, वैसे ही रहेगा, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई, यानी कि वन बचेगा, वाई का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो यही रहेगा। ये टू एक्स माइनस टू एक्स तुम्हारा बन जाएगा जीरो के कैप। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट ये तो पूरा सॉल्व करने के बाद तुम्हारा क्या आया, कि तुम्हारा जो डेल क्रॉस एफ है वो निकल करके आया जीरो। ठीक है, ये जीरो आया, इसका मतलब तुम्हारा जो फोर्स है इज कंजर्वेटिव। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन और लेंगे इसी वर्क डन और कंजर्वेटिव वाले पार्ट पे। तो इसी ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो फोर्स में फिर से लिख दे रहा हूँ वही वाली जो हमने पिछले क्वेश्चन में ली थी। फोर्स की क्या वैल्यू थी भाई, टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। तो फोर्स है टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। तो ठीक है, अब हमने इस तरीके से एक एक्स वाई एक्सिस डिफाइन करी, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, तो जीरो से, मतलब ये बेसिकली ओरिजिन है, ये पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा फोर कॉमा फोर। ठीक है, तो एक पार्टिकल है, और ये लाइन है तुम्हारी वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जिसको ओ से ए ले जाना है, तो पहला पॉसिबल पाथ है ये, दूसरा पॉसिबल पाथ है तुम्हारा, एक सेकेंड, दूसरा पॉसिबल पाथ है तुम्हारा ये, और फिर ये जिसमें ये वाला पॉइंट है तुम्हारा जीरो कॉमा फोर, और तीसरा पॉसिबल पाथ है तुम्हारा ये, जिसमें ये पहले हम लेके गए कहाँ पर, फोर कॉमा जीरो पर, और यहाँ से हम ले गए फिर फोर कॉमा फोर पर। ठीक है, ये तीन पॉसिबल पाथ्स है, इसको मैंने बोल दिया पाथ नंबर टू सपोज, फिर ये है तुम्हारा पाथ नंबर थ्री। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है वर्क डन ऑन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी बाय अप्लाइंग अब फोर्स। इस फोर्स को लगाकर हमें, सॉरी ए से बी नहीं, ओ टू ए बोलना चाहिए था मेरे को, तो ओ से ए ले जा रहा है, तो वर्क डन बताना है क्या होगा। तो एक चीज अपने को पता चल चुकी है पिछले क्वेश्चन में, ये फोर्स तो है कंजर्वेटिव, हो सकता है बार इज कंजर्वेटिव। तो हर पाथ जो मतलब जो तुम्हारा इस पाथ से अगर मैं वर्क डन बोलूँ डब्ल्यू वन, और दूसरे पाथ से बोलूँ डब्ल्यू टू, और तीसरे पाथ से बोलूँ डब्ल्यू थ्री, तो ये तीनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो किसी भी एक बात से बता दूं, तो सपोज चलो हम डब्ल्यू वन ही करते हैं, सीधे सीधे वाई इक्वल टू एक्स से करते हैं, तो डब्ल्यू वन ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पाथ से, तो फोर्स क्या है तुम्हारा, लिख लो एक बार, टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और डेल्टा आर क्या है तुम्हारा, फाइनल तुम्हारा क्या है, फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप, यानी कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल है तुम्हारा फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, ओरिजिन था, हो जाएगा तुम्हारा फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप। सॉरी, एक गलती हो गई, कांस्टेंट फोर्स हो गई भाई, डेल्टा आर नहीं,
डी आर करना पड़ेगा पर। तो एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करो इस डायरेक्शन में, है ना। सपोज यहाँ से एक मिनट ऐसे दिखा रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा डी आर। इसे कंपोनेंट लोगे तो इधर आएगा डी एक्स, इधर आएगा डी वाई, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि डी आर बार जो है तुम्हारा, वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू लिखते हैं, छोटा सा वर्क डन। तो हो जाएगा एफ डॉट डी आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई। इसको लिखो भाई, तो 2xy डी एक्स बनेगा ये, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बनेगा डी डब्ल्यू। तो इंटीग्रेट कर दो भाई, है ना, इन तीनों को इस तरीके से। तो dx की लिमिट कहाँ से दोगे, 0 से 4 तक, क्योंकि इनिशियल 0 था, फाइनल 4 है। और dy की लिमिट भी 0 से 4 हो। अब क्या करें भाई, क्योंकि एक्स और वाई दोनों है। बट हमें एक चीज पता है ना, एक इन्फॉर्मेशन है इस ओ ए पाथ के लिए, जो हमारा y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो हर जगह y इक्वल टू एक्स पुट कर दो भाई, y इक्वल टू एक्स पुट कर दो। तो पहला वाला इंटीग्रेशन तुम्हारा बन जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स 0 से 4, और दूसरा वाला तुम्हारा बन जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। इस तरीके से x को y रख दिया 0 से 4। ठीक है, 2x स्क्वायर डी एक्स, टू को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ बाई 3, वैल्यू रखो 0 से 4, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y³ बाई 3, वैल्यू रखो 0 से 4। ये हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64 × 2/3 लिख सकता हूँ, सीधे सीधे 64 × 2/3, क्योंकि -0 होगा, उसका कुछ नहीं है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 64 × 1/3। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 64 जूल। ठीक है, अब तुम्हारा असाइनमेंट है भाई, ट्राई करना इस सेकंड पाथ, चलो सेकंड से मैं बता देता हूँ, थर्ड से तुम ट्राई करना। तो सेकंड पाथ से निकालते हैं डब्ल्यू। तो सपोज पहले हम ओ से ए जाना ना, इस पॉइंट को मैंने नाम बोल दिया बी, तो हम पहले ओ से बी जाएंगे, फिर बी से ए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, ओ से बी, देन बी से ए। तो ओ से बी के लिए देखते हैं। ठीक है, तो ओ से बी के लिए खास बात क्या है भाई, ध्यान से देखो, कुछ खास दिख रहा है क्या। पूरे पाथ के लिए y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो ओ से बी के लिए खास बात यह है कि y इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, चलो भाई। तो फोर्थ थी तुम्हारी 2xy आई कैप प्लस वाई स्क्वायर, फिर x² जे कैप, यही फोर्थ थी। 0 हो गया भाई, क्योंकि y 0। तो अब फोर्थ बची तुम्हारी केवल x² जे कैप। ठीक है, खत्म बात। x² जे कैप, केवल यही फोर्थ बची, है ना। तो वर्क लिखो, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है भाई, केवल x में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं ना, क्योंकि सेम हाइट पर रह गया। तो वर्क होगा तुम्हारा एफ डॉट पी आर, है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ एफ, यानी कि x² जे कैप लिख सकता हूँ, x² जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब बात यह है कि तुम्हारा डी वाई 0, खत्म। तो x² जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप 0 दे देगा। तो ओ से बी के लिए तुम्हारा वर्क डन ही 0 हो। तो लिख सकते हो डब्ल्यू ओ से बी इक्वल टू 0। अब जाते हैं बी से ए तक। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। इसके लिए खास बात क्या होगी भाई, बी से ए जाने में एक्स कोऑर्डिनेट 4 रहेगा कांस्टेंट, एक्स तुम्हारा 4 रहेगा। फोर्स क्या थी भाई, 2xy आई कैप प्लस x² जे कैप, यही थी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 रख दोगे तो हो जाएगा 8y आई कैप प्लस 16 जे कैप। ठीक, फोर्स हो गई तो भाई। वर्क लिखो भाई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो लिखो 8y आई कैप प्लस 16 जे कैप डॉट डी आर, हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। अब इस बी से ए वाले पाथ के लिए क्या तुम्हारा dx 0 नहीं है, है ना, क्योंकि फोर्थ 4 ही गया, कुछ चेंज नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन पाथ है, dx 0। ठीक है भाई, सीधे सीधे काट दो इसको।
खत्म इसकी कहानी। तो वर्क डन तुम्हारा निकल करके आएगा यहाँ से 16 dy। लिमिट दोगे 0 से लेकर के, y की लिमिट कहाँ तक, 4 तक गया है। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 64 तो W2 = WO से B प्लस WB से A, यानी कि ये आया था 0 प्लस ये आया था 64, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 64 जूल। तो देख सकते हो इस बात से भी सेम आ रहा है। अब तुम्हारा होमवर्क है कि उस तीसरे वाले पाथ से, ठीक है, मतलब जो थर्ड पाथ हमने देखा था, उससे कितना वर्क डन आएगा वो कैलकुलेट करना, आएगा 64 ही। और तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी और तुम वर्क डन निकालना ये सीख जाओगे अलग अलग पाथ से। तो तुम्हारा होमवर्क है कि W3 क्या होगा ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जितना अभी तुम्हें पढ़ाया है इसमें कुछ खास रूडोस के क्वेश्चन नहीं हुए, क्या हमने काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो वहां एक भी क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम जब आएगा तो उस पर ढेर सारे क्वेश्चन है। तो आई होप तुम्हें जितना समझाया समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।